आज की क्लास बेसिक क्लास होगी। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मैटर बोले तो पदार्थ, एनर्जी ऊर्जा एवं उनकी पारस्परिक अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लें मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और अन्योन्य क्रिया क्या होती है। ठीक है, इससे पहले क्या आया है? साइंस। तो साइंस को समझते हैं, साइंस में कि कौन कौन से फील्ड होते हैं। साइंस को जाने तो हम साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर अराउंड अस। साइंस क्या है? हमारी प्रकृति का जो अध्ययन है, हमारे चारों ओर जो प्रकृति उपस्थित है, प्रकृति विद्यमान है, उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। आप अपने चारों कोई भी वस्तु ले लो, उसका सिस्टमेटिक अध्ययन करोगे तो वो किस में आएगा? साइंस के अंतर्गत ही आएगा। जैसे देखो हम इसको देखते हैं, ये क्या है? टैबलेट है, ट्यूब हैं, कोई भी सिरप वगैरह हो सकता है, जितने भी दवाइयाँ होती हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? मेडिकल साइंस के अंतर्गत आती हैं। वो सभी किस में आती हैं? मेडिकल साइंस के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद देखते हैं हम, देखो ये आपको एक कंप्यूटर डेस्कटॉप दिखाया गया है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मॉनिटर है, टैबलेट है, ये सभी किस में आते हैं? विज्ञान की एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो हमारा चैप्टर भी है, डिटेल में वहाँ जानेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। ठीक है, ये देखो इसमें क्या है? माइक्रोस्कोप। जैसे आपने पढ़ा होगा सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी, इसे हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। ये भी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है ऑप्टिक्स, यानी सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, प्रिज्म, जितने भी प्रकाशिक यंत्र हैं उनका अध्ययन कहाँ किया जाता है? ऑप्टिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ये क्या? एक फ्रूट की संरचना दिखाई गई है। ठीक है, देखो बायोलॉजी की दो ब्रांच होती हैं, एक तो जूलॉजी होती है, एक बॉटनी होती है। जूलॉजी में क्या होता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और बॉटनी में क्या होता है? वनस्पतियों यानी पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये बॉटनी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद देखो ये क्या है? ब्लड का इमेज है, ब्लड को दिखाया गया है। ब्लड में क्या होते हैं? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, यही तो सब होता है ब्लड में। ब्लड के पार्ट कौन कौन से होते हैं? आरबीसी है और कौन सा है? डब्ल्यूबीसी है। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, है ना। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये भी एक विज्ञान की ही ब्रांच है जिसका नाम क्या है? जूलॉजी। किसके अंतर्गत आते हैं? जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ये देखो इसमें दिखाया गया है वायरस को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? वायरस है, बैक्टीरिया है, ये भी सभी क्या आते हैं? साइंस के अंतर्गत ही तो आते हैं। तो ये भी जीव विज्ञान की एक ब्रांच है, और जीव विज्ञान खुद किसके अंतर्गत है? साइंस के अंतर्गत है। ये किसको शो किया गया है? इसमें दिखाया गया आरएनए के स्ट्रक्चर को। आरएनए डीएनए आपने पढ़ा होगा, आरएनए डीएनए के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। आरएनए डीएनए ये भी किसके अंतर्गत आता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। और जीव विज्ञान भी, बायोलॉजी भी क्या एक साइंस की ब्रांच है। तो आपने कुल मिला के क्या देखा? देखो, चाहे आप बैक्टीरिया पढ़ो, वायरस पढ़ो, आरएनए डीएनए पढ़ो, ब्लड के बारे में जानो, ब्लड के बारे में जानो, शरीर के बारे में जानो, पौधों के बारे में जानो, उपकरणों के बारे में जानो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के संबंध में पढ़िए आप, चाहे टैबलेट वगैरह जो भी दवाइयों से संबंधित बनती हैं उनके बारे में जानो। सभी किसके अंतर्गत आता है? साइंस के अंतर्गत आता है। कुल मिला के हमने क्या देखा? हमें अपनी नेत्र से जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब किसके अंतर्गत आता है? साइंस के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब इसी की एक ब्रांच है फिजिक्स। जैसे आप इंटर में क्या क्या पढ़ोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हमें किसका अध्ययन करना है? फिजिक्स। आज की ये जो क्लास होगी फिजिक्स की बेसिक क्लास होगी, और फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है सिलेबस के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ साइंस। साइंस के कितने पार्ट होते हैं, साइंस के कितने भाग होते हैं। जैसे नंबर 1 हम क्या देखेंगे? फिजिक्स। ये तो हमें खूब डिटेल में पढ़ना है, फिजिक्स। नंबर 2 केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आप इंटर सिलेबस में आता है। जो मुख्य भाग है, वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं, मुख्य भाग है उनको दिखा दे रहे हैं, अर्थ साइंस। और नंबर 5 क्या है? स्पेस साइंस। देखो फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? अभी हमने डिस्कस किया था 10 यूनिटें हमारी, 10 को आगे देखेंगे हम। जितने भी कलपुर्जे होते हैं, मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, ऑप्टिक्स है, प्रकाश से संबंधित घटनाएं हैं, ऊष्मागतिकी से संबंधित जो इंजन वगैरह है,
वैद्युत धारा है, ठीक है, जो कुछ भी पढ़ोगे आप फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ोगे। केमिस्ट्री, दवाइयों का निर्माण कैसे होता है, वो सब केमिकल जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हैं सब केमिस्ट्री के अंतर्गत आएंगी। बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जंतु विज्ञान भी इसी के अंतर्गत आती है। वनस्पति विज्ञान यानी जंतुओं के बारे में जानना, वनस्पतियों के बारे में जानना, मानव शरीर के बारे में जानकारी हासिल करना किसके अंतर्गत आता है, बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। अर्थ साइंस, पृथ्वी से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, अर्थ साइंस के अंतर्गत आती हैं। जैसे भूकंप क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं, मेंटल कोर क्या होती है, ठीक है, ये सभी कौन सी परत में कौन सी धातु की अधिक मात्रा पाई जाती है, यानी पृथ्वी के संबंध में जो भी जानकारी होगी वो हम किस में हासिल करेंगे, अर्थ साइंस के अंतर्गत हासिल करेंगे। फिर आता है स्पेस साइंस। स्पेस साइंस को अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं, रॉकेट साइंस। ये काफ़ी टफ होती है और आपने नाम सुना होगा इसरो का, शायद ही कोई होगा जिसने न सुना हो। इसरो क्या है, इसी के स्पेस साइंस के अंतर्गत ही एक उपक्रम है, एक व्यवस्था है, एक क्या है, एक संस्था है। इसरो क्या है, एक संस्था है जो सैटेलाइट को लॉन्च करती है, इंडियन सैटेलाइट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। स्पेस साइंस में सबसे ज़्यादा टफ कौन सी होती है, स्पेस साइंस होती है। ये सभी क्या है, साइंस के हमने 5 ब्रांच देखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस और स्पेस साइंस, ठीक है। अब हम देखेंगे फिजिक्स क्या होती है, जिसका हमें अध्ययन हम डीपली करना है। देखो डेफिनेशन को समझना, एक एक वर्ड को समझना। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ, BRANCH, यहाँ पे एन मिस हो गया है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर किसको कहते हैं, पदार्थ को कहते हैं। मैटर किसको बोलते हैं जी, पदार्थ को बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या हम अध्ययन करेंगे, पदार्थ, एनर्जी, ऊर्जा, पदार्थ, ऊर्जा एवं उनकी पारस्परिक अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या द्रव्य कहिए या पदार्थ कहिए, द्रव्य, ऊर्जा एवं उनकी पारस्परिक अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, इसको डिटेल में देख। पदार्थ को जानने से पहले हम ये भी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स कितने प्रकार की होती है। वैसे तो फिजिक्स के कई सारी ब्रांच हैं, लेकिन मुख्य देख लेते हैं। पहली ब्रांच हम क्या है हमारी यहाँ पर, थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी। क्या है, थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी। ऊष्मा से संबंधित जितने भी उपकरण हैं जैसे इंजन वगैरह जो भी है, हम थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये तो आपका इंटर का एक टॉपिक भी है, वहाँ जानेंगे डिटेल से। वैद्युत चुंबकत्व क्या होता है, यानी विद्युत धारा से चुंबक कैसे बनती है उसके बारे में जानेंगे। क्वांटम फिजिक्स, ये भी आपका इंटर में थोड़ा सा पार्ट दिया है। एटॉमिक फिजिक्स, नाम से स्पष्ट है, परमाणु के बारे में जानकारी हासिल करना, एटॉमिक फिजिक्स। ऑप्टिक्स, प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे अपवर्तन हो, परावर्तन हो, विवर्तन हो, ध्रुवण हो, जो कुछ भी होगा सब ऑप्टिक्स के अंतर्गत जानोगे। न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, इसमें क्या देखेंगे हम, नाभ की विखंडन क्या होता है, नाभ की संलयन क्या होता है, सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये सब पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। जियो फिजिक्स, यानी पृथ्वी के संबंध में जो भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, जियो फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। अब हम समझते हैं पदार्थ सबस्टेंस क्या होता है। देखिए, प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है वह स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। अब देखो, इसमें हमारे ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं लगभग सभी स्थान घेरती हैं और सभी में द्रव्यमान होता है। तो जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होता है, पदार्थ ही होता है। कुछ होते हैं पदार्थ नहीं होते, लेकिन मोस्टली पदार्थ ही होते हैं। जैसे आप किसी कमरे में बैठे, हो सकता है लोहे की कोई वस्तु रखी हो, वहाँ पर लोहा है, पत्थर है, कुर्सी है, मेज है, पंखा है, कूलर है, एसी है, ब्लैक बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो, यानी जो भी आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब क्या आता है, पदार्थ के अंतर्गत ही आता है। कुछ होते हैं जो पदार्थ के अंतर्गत नहीं आते, जैसे प्रकाश है, प्रकाश तो पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन प्रकाश दिखाई भी तो नहीं देता। देखिए, अधिकांश तत्व किस में आते हैं, पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। एक तो हमने उसमें डेफिनेशन में आया था पदार्थ वर्ड आया था, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य या पदार्थ एक ही बात होती है, जिसके अंतर्गत पदार्थ, ऊर्जा भी आया था, ऊर्जा को डिटेल में जानते हैं।
किसी वस्तु या मशीन द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु हो या मशीन हो, उसके कार्य करने की क्षमता है, वो क्या कहलाई जाएगी? ऊर्जा कहलाएगी। ध्यान रखना है, क्षमता वर्ड है। यदि कार्य करने की सामर्थ्य हो जाए, कार्य करने की समय दर हो जाए, तो क्या बन जाती है? वो सामर्थ्य बन जाती है। क्या बन जाती है? सामर्थ्य बन जाती है। ठीक है, देखते हैं इसके मात्रक क्या होते हैं। आप चाहो तो इसका मात्रक ले लेना, जूल प्रति सेकंड, या क्या मात्रक क्या होता है, या तो कह दो जूल पर सेकंड, जूल प्रति सेकंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल प्रति सेकंड। तो आपसे कोई पूछता है कि ऊर्जा का मात्रक, अरे सॉरी, जूल प्रति सेकंड तो सामर्थ्य का होता है, ये एनर्जी पढ़ रहे हैं हम। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। लेकिन जूल किस में होता है? एसआई सिस्टम में होता है। एसआई बोले तो इंटरनेशनल सिस्टम में। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और सीजीएस में पूछे तो क्या होता है? अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। ठीक है, सीजीएस में, सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है। एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? एक जूल में कितने अर्ग होते हैं जी? 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये भी रिलेशन आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, ऊर्जा भी कई प्रकार की होती है। ठीक है, मुख्य प्रकार हम देखे लेते हैं। जैसे पहला हमने देखा है प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी, यानी प्रकाश तो सभी ने देखा होगा, प्रकाश से संबंधित हैं जितनी भी घटनाएं होती हैं प्रकाश ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। ध्वनि ऊर्जा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये क्या है? ऊर्जा ही तो है, ऊर्जा का ही तो रूप है। तो ये क्या होती है? ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी। तीसरा है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। जितने भी मशीन हैं, कल कारखाने हैं, जितनी मशीनें बनाई जाती हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी है, या घड़ी में पड़ने वाला सेल है, इन्वर्टर की बैटरी है, उसके अंदर जो केमिकल के द्वारा ऊर्जा बनती है, उसके अंदर जो सेल, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सेल के अंदर निहित ऊर्जा होती है। तो बच्चों को क्या लगता है? अच्छा, सेल से करंट बनता है तो वैद्युत ऊर्जा। नहीं, सेल के अंदर जो ऊर्जा है वो वैद्युत ऊर्जा नहीं है। कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, पांचवा है नाभ की ऊर्जा। नाविक के द्वारा जो पैदा होती है उसे नाभ की ऊर्जा कहते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने, नाभ के विखंडन और नाभ के संलयन, ये दोनों क्या हैं? नाभ की ऊर्जा के ही रूप हैं। ये ऊर्जा के बेस में, ऊर्जा के संबंध में बेसिक जानकारी है। अब तक हमने क्या देखा? साइंस क्या होती है, साइंस की कितनी ब्रांच होती हैं, साइंस की एक ब्रांच फिजिक्स होती है, फिजिक्स की कितनी ब्रांच होती हैं। अब देखते हैं, फिजिक्स को मुख्य रूप से दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है मैक्रो फिजिक्स, एक होता है माइक्रो फिजिक्स। जब आप आगे जाके बीएड एमएड करोगे तो वहाँ आपको दो प्रकार की टीचिंग कराई जाएंगी, एक मैक्रो टीचिंग और एक माइक्रो टीचिंग। तो उसी से वर्ड रिलेट करते हैं ये। मैक्रो का मतलब होता है स्थूल भौतिकी और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल भौतिकी क्या होती है? जो भारी भरकम सामान है, वो स्थूल मीन्स होता है बड़ापन, हैवी पार्टिकल, वो उसको बोलते हैं स्थूल। सूक्ष्म मीन्स तो छोटा होता ही, आपको पता है। स्थूल भौतिकी यानी विज्ञान में जब बड़ी मशीनों का अध्ययन किया जाएगा, बड़े यंत्रों का अध्ययन किया जाएगा, तो उनसे संबंधित जो भी साइंस बनेगी, फिजिक्स बनेगी, उसे कहाँ रखा जाता है? मैक्रो फिजिक्स के अंतर्गत। जैसे स्थूल भौतिकी में क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स। जैसे आपने सुना होगा बहुत बड़ा मैकेनिक बन रहा है, ऐसे वर्ड बोले जाते हैं ना, यानी जितनी मशीनों से संबंधित है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? मैकेनिक्स, यांत्रिकी। ऑप्टिक्स, प्रकाश की, प्रकाश से संबंधित, चाहे सूक्ष्मदर्शी हो, दूरदर्शी हो, प्रिज्म हो, घटनाएं हैं, सभी किस में आएंगी? ऑप्टिक्स के अंतर्गत आएंगी। और ऑप्टिक्स किसके अंतर्गत आती है? स्थूल भौतिकी के अंतर्गत आती है। नंबर 3 थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी मतलब जितने भी इंजन हैं आपको इसी से थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत आते हैं। इंजन कोई छोटे मोटे तो होते नहीं है, चाहे वो इंजन ट्रेन का इंजन हो, चाहे हमारे नॉर्मल ट्रैक्टर या जो वाहनों में लगने वाले इंजन हो, बाइक का इंजन हो, सभी किस में आते हैं? स्थूल भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, जो हमारी पहली यूनिट है, यानी विद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विभव क्या होता है, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? स्थूल भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। फिर है हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यानी जितने भी वस्तुएं हैं उनकी जो ठोस अवस्था होती है उनको भी किस ब्रांच में जानेंगे हम? स्थूल भौतिकी की ब्रांच में जानेंगे।
दूसरा पार्ट क्या होगा, सूक्ष्म भौतिकी। अब विज्ञान का फिजिक्स का मतलब ये नहीं है कि भारी भरकम सामानों के अध्ययन करेंगे, नहीं। फिजिक्स इसीलिए तो टफ है, इसीलिए तो इसका फिजिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है। यानी इलेक्ट्रॉन से लेकर सूरज तक, यानी बहुत सूक्ष्म वस्तु से लेकर बहुत बड़े पिंड तक अध्ययन किया जाता है। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स का भी तो अध्ययन करते हैं हम, जैसे इसका करेंगे, एटम का करेंगे। एटम बोले तो परमाणु, तो परमाणु छोटा ही होता है, तो एटम किसके अंतर्गत आएगा, सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत आएगा। नंबर 2 है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, नाभिक होता है, तो नाभिक का अध्ययन भी किस अंतर्गत करेंगे, सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत करेंगे। नंबर 3 है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी स्मॉल पार्टिकल है, इसका अध्ययन भी किसके अंतर्गत करेंगे, सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत करेंगे। नंबर 4 है प्रोटॉन। प्रोटॉन भी क्या है, बहुत स्मॉल पार्टिकल है, प्रोटॉन भी कहाँ पढ़ेंगे, स्मॉल माइक्रोफिजिक्स के अंतर्गत। फोटॉन है, मेसन है, और भी पार्टिकल हैं, जितने भी स्मॉल पार्टिकल होंगे उन सब का अध्ययन कहाँ किया जाएगा, माइक्रोफिजिक्स के अंतर्गत। और जो भी लार्ज पार्टिकल होंगे, लार्ज मशीनें होंगी, लार्ज डिवाइस होंगी, भारी भरकम डिवाइस होंगी, उन सब का अध्ययन कहाँ करेंगे, हाँ, स्थूल भौतिकी के अंतर्गत। इसके बाद हम देखेंगे सिलेबस ऑफ 12th फिजिक्स। 12th फिजिक्स का जो सिलेबस है हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे देखो, इसमें हमें दो पार्ट में अध्ययन करेंगे हम, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 5 यूनिट हैं और पार्ट 2 में भी 5 यूनिट हैं। पार्ट 1 में कौन कौन सी यूनिट हैं, जैसे पार्ट 1 में पहली यूनिट है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। इसमें क्या होगा, आवेश गति नहीं करेगा, आवेश अपनी जगह स्थिर रहेगा। जैसे कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, हम जानेंगे कि आवेश क्या होता है। इसी में हम देखेंगे आवेश किसे कहते हैं, एक तो आवेश के बारे में जानेंगे। आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, कूलाम बल। कूलाम बल कैसे कार्य करता है, उसका भी अध्ययन हम इसी यूनिट में करेंगे। इसके बाद वैद्युत विभव क्या होता है, विभव भी हम इसी में देखेंगे। इसके बाद पॉइंट आएगा संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं, वो भी हम इसी यूनिट में अध्ययन करेंगे। संधारित्र किसे कहते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या देखना है, आवेश क्या होता है, आवेश से संबंधित जितने भी डेफिनेशन है सब देखेंगे। कूलाम बल किस रूल को फॉलो करता है, आवेशों के मध्य लगने वाला बल को ही कूलाम बल कहते हैं, डेफिनेशन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। इसके बाद आएगा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र भी देखेंगे। फिर आएगा विभव क्या होता है, विभव का फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। फिर आएगा संधारित्र, संधारित्र क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, इन सभी पॉइंटों को इसमें कंसिडर करेंगे। कुल मिला के इसमें 4 चैप्टर हैं, ठीक है। दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा वैद्युत। धारा वैद्युत दूसरी यूनिट है। इसमें क्या होगा, अब आवेश गति करने लगेगा। पहली यूनिट में आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, यानी आवेश गति नहीं करेगा, विरामावस्था में होगा, आवेश गति नहीं कर रहा होगा। दूसरी यूनिट में आवेश गति करने लगेगा। तो इसमें आपको पता है जब आवेश गति करता है तो क्या बनती है, वैद्युत धारा बनती है। क्या बनती है, वैद्युत धारा बनती है। द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम देखेंगे वैद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है, वैद्युत धारा कैसे बनती है, क्या फॉर्मूला होता है। इसके बाद देखेंगे प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। इसके बाद इसमें यह भी आएगा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोधों का संयोजन भी आएगा, यानी प्रतिरोधों को कैसे कैसे जोड़ते हैं ये भी देखेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। दूसरी यूनिट में हम ये सभी पॉइंटों को कंसिडर करेंगे। शॉर्ट में बताया, डिटेल में तो बाद में बात करेंगे। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम क्या देखेंगे, तीसरी वाली में ऑरेस्टेड का प्रयोग क्या होता है। ऑरेस्टेड नहीं तो बताया था, जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ऑरेस्टेड का प्रयोग जानेंगे इस टॉपिक में हम। तीसरी यूनिट में देखेंगे हम बायो सेवर्ट्स रूल क्या होता है, क्या देखेंगे जी, बायो सेवर्ट का रूल देखेंगे। बायो सेवर्ट इस बार पेपर में भी आया था, काफी इंपॉर्टेंट रूल है, बायो सेवर्ट का हम देखेंगे, ठीक है। चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट का क्या नाम है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या देखेंगे हम, फैराडे के नियम। जो आपकी मोटर घूमती है, चाहे पंखे की मोटर हो, कूलर की मोटर हो, सभी किसके, फैराडेज प्रिंसिपल पर कार्य करती है। फैराडे के नियम क्या होते हैं, कितने नियम होते हैं, वैसे 2 नियम होते हैं
फैराडे के नियम, न्यूमैन का नियम क्या होता है, लेंज का नियम क्या होता है, इन सभी पॉइंटों को हम देखेंगे। और इसके अतिरिक्त इसमें एक और टॉपिक आएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घरों में जो नॉर्मली धारा होती है एसी अल्टरनेटिंग करंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा कैसे जनरेट होती है, प्रत्यावर्ती धारा कैसे जनरेट होती है, आईआरएमएस क्या होता है, वीआरएमएस क्या होता है, यानी इससे संबंधित सभी देखेंगे। क्या अग्रगामी होता है, पश्चिगामी क्या होता है, इन सभी पॉइंटों को कंसिडर करेंगे। फिर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुम्बकीय तरंगें। जैसे वैद्युत चुम्बकीय तरंग आपने देखा होगा रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स क्या होती हैं, एक्स रेज, एक्स किरणें जो हम एक्सरे कराते हैं उनको एक्स किरणें कहते हैं, एक्स अल्ट्रावायलेट, लाइट वेव्स प्रकाश तरंगें, लाइट वेव्स क्या होती हैं, प्रकाश तरंगें, क्या इनकी तरंग दैर्ध्य पर से होती है, वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या होती है, इन सभी पॉइंटों को हम जानेंगे। तो आपने क्या देखा, पार्ट 1 में 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। इसमें आवेश गति नहीं करेगा, आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। कौन कौन से पॉइंटों को सम्मिलित करेंगे, आवेश क्या होता है, कूलम्ब बल कैसे कार्य करता है, विभव क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, और बहुत सारे टॉपिक है ना, कुछ पॉइंट बता दिए हैं मैंने। दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा वैद्युत। इसमें आवेश क्या होगा, आवेश गति करने लगेगा। अब तक आवेश गति नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें आवेश क्या करेगा जी, गति करने लगेगा। आवेश इसमें गति करने लगेगा, और गति करने से क्या हो जाता है, वैद्युत धारा बन जाती है। वैद्युत धारा बन जाएगी तो धारा के मार्ग में जो रुकावट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। फिर प्रतिरोधों का संयोजन आपने बचपन में पढ़ा होगा, कौन कौन से होता है, श्रेणी क्रम में होता है, और किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है, ये देखेंगे हम। तीसरी यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व क्या होता है। इसमें हम क्या देखेंगे, ओरेस्टेड का प्रयोग, क्योंकि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यह बात सबसे पहले किसने बताई थी, ओरेस्टेड ने बताई थी। ठीक है, तो उसको हम जानेंगे ओरेस्टेड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद आएंगे बायो-सैवर्ट्स रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांशतः हर साल ही पूछा जाता है लगभग, या तो थ्योरी बद्ध आता है, और थ्योरी नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल जरूर आता है। बायो-सैवर्ट ने क्या नियम दिया था उसको जानेंगे, और भी टॉपिक हैं। चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसमें हम देखेंगे जैसे हमारे पंखे की मोटर होती है, कूलर, मिक्सी, जो भी होता है, मोटर कोई सी भी हो, या जनरेटर का सिद्धांत होता है, वो जो घूमने का रूल है वो किसने दिए थे, फैराडे ने दिए थे। फैराडे ने 2 रूल दिए थे, एक था न्यूमैन का नियम, एक था लेंज का नियम। दोनों नियमों के बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक बनेगा इसका प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, अच्छा चैप्टर है। हमारे घरों अपने पता है करंट आर 2 टाइप्स, एसी एंड डीसी। जो एसी होता है प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा कैसे जनरेट होती है, आईआरएमएस क्या होता है, वीआरएमएस क्या होता है, औसत मान, औसत मध्यमान क्या होता है, औसत मान, जो कुछ भी से संबंधित प्रत्यावर्ती धारा, सर्किट कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती है, 7 को हम डिटेल में जानेंगे। यानी प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित सभी किस में आएगा, चौथी यूनिट में आएगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको देखेंगे। 5वां क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुम्बकीय तरंगें। आप जो कुछ भी आपको तरंग बड़ दिखाई दे रहा है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होता है। यहाँ तक कि प्रकाश तरंगें भी क्या होती हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंगें ही होती हैं, ये सब जानेंगे। जैसे आपने सुना होगा एक्स रेज, एक्स किरणें, एक्स रेज, गामा रेज, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब इनके बारे में जानेंगे। फिर क्या देखेंगे, इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तरंग दैर्ध्य को कहते हैं इंग्लिश में वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, क्या इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, क्या इनकी आवृत्ति होती है, टेबल बनाएंगे, वो देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये पैदा कैसे होती हैं, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिक्स हो जाते हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल गति करने लगता है, और गति भी कैसी करता है, त्वरित गति। त्वरित गति का मतलब बहुत फास्ट गति करता है, तब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम पार्ट 2 की। सेकेंड पार्ट में भी क्या होगा, 5 यूनिट होंगी। पहली यूनिट क्या होगी, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी।
ऑप्टिक्स में हम क्या देखेंगे, प्रकाश की में प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं कहाँ आ जाएंगी, ये ऑप्टिक्स में आ जाएंगी। जैसे कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, अपवर्तन क्या होता है वो हम कहाँ जानेंगे, ऑप्टिक्स में जानेंगे। अपवर्तन काय का, प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे, परावर्तन देखेंगे। अपवर्तन है, परावर्तन है। और कौन सी घटनाएं होती हैं, व्यतिकरण है, व्यतिकरण इंटरफेरेंस व्यतिकरण है। इसके बाद विवर्तन है। अपवर्तन परावर्तन तो पढ़ा होगा, शायद आपने व्यतिकरण नहीं पढ़ा होगा, ये हम नया पढ़ेंगे। व्यतिकरण है, विवर्तन है, डिफ्रैक्शन, ध्रुवण है, पोलराइजेशन, ठीक है। ऐसे अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। प्रिज्म कैसे कार्य करता है ये हम देखेंगे, इसी यूनिट में आएगा प्रिज्म के बारे में। और इसके अतिरिक्त क्या आ जाएगा, प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र में दोनों आ जाते हैं, सूक्ष्मदर्शी भी और दूरदर्शी भी। प्रकाशिक यंत्र कैसे कार्य करते हैं, नेत्र का लेंस क्या होता है, अवदृश्यक लेंस क्या होता है, इन सभी पॉइंटों को हम डिटेल में जानेंगे ऑप्टिक्स में, ठीक है। दूसरी यूनिट होगा द नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें केवल एक ही चैप्टर है, हिंदी में बोले तो प्रकाश एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है उसको जानेंगे हम। प्रकाश वैद्युत प्रभाव वैसे तो बाद में टॉपिक में देखेंगे, थोड़ा सा बता दें। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, जैसे छतों पर प्लेट लगी होती है, सोलर प्लेट, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तीसरी यूनिट है आपकी एटम एंड न्यूक्लियस, परमाणु व नाभिक। इसमें क्या देखेंगे, परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में डिटेल से जानेंगे। केवल परमाणु डेफिनेशन नहीं देखेंगे, सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया था, क्या मॉडल होता है, कौन कौन से मॉडल देखेंगे। एक तो इसमें आएगा जी थॉमसन का मॉडल, इसमें देखेंगे हम। सबसे पहले थॉमसन बताएंगे परमाणु के बारे में, थॉमसन का मॉडल देखेंगे। फिर देखेंगे जी रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल देंगे वो देखेंगे, रदरफोर्ड का मॉडल। इसके बाद आएगा नील्स बोहर का मॉडल, नील्स बोहर, ठीक है। यानी जितने मॉडल दिए सबको जानेंगे हम, थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोहर, इन सबको जानेंगे। इसके बाद न्यूक्लियस, नाभिक क्या होता है, नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक का साइज क्या होता है। नाभिक का साइज ना पता हो तो यहाँ पे लिखे देते हैं 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है नाभिक का साइज। कैसे पता लगा ये भी हम जानेंगे इसमें, ठीक है। ये सभी डिटेल अध्ययन करें। नाभिक की ऊर्जा क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी भी इसी में आएगा। इसके बाद चौथी यूनिट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ क्या होती हैं, जैसे आपने सुना होगा या ट्रांजिस्टर वर्ड सुना होगा, ट्रांजिस्टर है, एलईडी है, क्या क्या जानेंगे इसमें हम। इसमें देखेंगे जी ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, पीएन संधि क्या होती है, ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, पीएन संधि क्या होती है, इसको सबको देखेंगे। पांचवा है कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। ये संचार व्यवस्था आपके सिलेबस में पिछली बार भी नहीं था, उससे पिछली बार भी नहीं था, लेकिन अच्छा टॉपिक है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो हम इसको करा देंगे, आपकी जिज्ञासा होगी तो। वैसे आपके सिलेबस में तो ये फिलहाल है नहीं है। इसके आगे कल के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, यानी अब तक तो बेसिक जानकारी थी आपको सिलेबस के बारे में। कल से पाठ्यक्रम में सिलेबस में जो भी आपका पहला टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक कौन सा है आपका, पहली यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। इसमें क्या करेंगे, 4 चैप्टरों का अध्ययन करेंगे। पहला होगा वैद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम, तीसरा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और चौथा है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। देखो पहले 4 होते थे, लेकिन अभी जो किताब नहीं आ रही उनमें क्या करते हैं, दो को मिक्स कर दिया है, यानी इन 2 को मिक्स करके एक बना दिया है, इन 2 को मिक्स करके एक बना दिया है। तो आपको घबराना नहीं है, सिलेबस सब वही है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कल का जो टॉपिक होगा वो हमारा स्पेशली किस पे होगा, यानी वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, पहला चैप्टर होगा। ये चैप्टर पहला होगा हमारा वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। कल के टॉपिक में इसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।